तो सीधे तस्वीरें आपको बताते हैं विजय चौक से, जहां पर शक्ति और समृद्धि की झांकी एक बार फिर देखने को मिल रही है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का भव्य आयोजन, क्योंकि इसी सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का समापन हो जाता है। ये लाइव तस्वीरें विजय चौक से बीटिंग रिट्रीट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी भव्य समारोह होता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस की शुरुआत करते हैं और राष्ट्रपति भवन के सामने विजय चौक में सबसे आखिर में बीटिंग द रिट्रीट, जिसमें देश के जवान बैंड, धुन, कदम ताल, मार्च, अनोखा संगम हमें देखने को मिलता है और तमाम वीवीआईपी इस मौके पर मौजूद रहते हैं। और वाकई में ये तस्वीरें काफी भव्य, कि अभी शाम का वक्त है, ढलता सूरज, और ऐसे समय में सेना के ये बैंड सारे जहां से अच्छा इस तरह की धुन वहां पे नजर और सुनाई देती है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बैंड इस मौके पर मौजूद होते हैं। अपनी अपनी प्रस्तुति, देशभक्ति की धुनें यहां पे गाई जाती हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें विजय चौक से बीटिंग द रिट्रीट की। हर साल 29 जनवरी को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सामने, रायसीना हिल्स के सामने विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसी सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस का समापन हो जाता है। इसमें सेना के, यानी जो थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, उन तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति की धुन बजाते हुए, देशभक्ति का माहौल बनाते हुए, देशभक्ति की ये धुन सुनकर देखिए, वहां पर पूरा माहौल देशभक्ति का हो गया है। गणतंत्र दिवस पर आप झांकियां देखते हैं, देश की शक्ति देखते हैं, शौर्य देखते हैं, समृद्धि देखते हैं। और ये जो समापन समारोह होता है राष्ट्रपति भवन के सामने, यहां पर तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति की धुनें सुनाते हुए, हालांकि जो बीटिंग द रिट्रीट, उसका मतलब वैसे होता है ढोल बजाकर सेना के लौटने का संकेत। यानी जब युद्ध खत्म होता था तो उसके बाद जब सेना लौटती थी, कुछ इसी तरह का मैसेज, क्योंकि अलग अलग रेजिमेंट से थल सेना, वायुसेना, जल सेना, सभी की रेजिमेंट्स गणतंत्र दिवस में शिरकत करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली पहुंचती हैं। अब इस समापन समारोह के बाद ये लौटने का संकेत होता है। ये बीटिंग द रिट्रीट शांति, अनुशासन और सम्मान का प्रतीक है। यह समारोह बताता है कि सेना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, शांति की रखवाली के लिए है। गणतंत्र दिवस की भव्यता का सार्थक और एक संगीतमय समापन यहां पर किया जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी आपको इस समारोह में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के सामने, रायसीन हिल्स के सामने ही बीटिंग द रिट्रीट आयोजित की जाती है। और ये सीधे तस्वीरें विजय चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इस मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तीनों सेनाएं मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के बैंड, उनका कोऑर्डिनेशन, तालमेल देखिए। और गणतंत्र दिवस को देखने के लिए जैसे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक बीटिंग द रिट्रीट देखने के लिए भी हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं।
हालांकि ये 17वीं सदी की परंपरा है। अगर इसके इतिहास को जाने तो युद्ध के समय जब ढोल बजाया जाता था तो कहा जाता था कि युद्ध का समापन हो गया। अब इसको अलग अलग देश अलग अलग तरीके से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के बाद ये समापन समारोह होता है तो सेना ड्रम बजाकर, बैंड बजाकर, देशभक्ति की धुनें बजाकर ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि देश की ये जवान देश की रक्षा के लिए 24 घंटे चाक चौबंद 24 घंटे खड़े हुए हैं, शांति के लिए, आक्रमण के लिए नहीं, शांति के लिए। राष्ट्रपति भवन के सामने ये भव्य तस्वीरें बीटिंग द रिट्रीट की। और ये जगह इसलिए चुनी गई है क्योंकि यहां से देश के सत्ता, सेना और संविधान तीनों का प्रतीकात्मक संगम नजर आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश की पहली महिला नागरिक, क्योंकि इस समारोह में तीनों सेनाएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देती हैं, क्योंकि सेना पूरी तरह से संविधान और राष्ट्रपति के अधीन है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों की मास्ट बैंड देशभक्ति की धुन बजाते हुए, और न सिर्फ देशभक्ति की धुन होती है, कई शास्त्रीय धुनें भी देश की। ये आपको हैरानी होगी थोड़ी सी जानकारी में, आपने सुना भी होगा कि देशभक्ति के साथ साथ कुछ शास्त्रीय धुन भी थोड़ी देर पहले आपको बीटिंग द रिट्रीट में सुनाई दी है।
तो आप देख सकते हैं कि बीटिंग द रिट्रीट का भव्य आयोजन विजय चौक पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सहगल साहब, अपने आप में काफ़ी भव्य तस्वीरें, क्योंकि गणतंत्र दिवस का ये समापन समारोह होता है, ज़रा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि कितना भव्य और कितना ज़रूरी होता है ये जो आखिरकार बीटिंग द रिट्रीट होता है। क्या मैसेज देता है पूरे देशवासियों को ये आयोजन? देखो, 3-4 मैसेज देता है। सबसे पहले जो आपका रिपब्लिक डे की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी को, उसके चौथे दिन के बाद में इट्स द एंड ऑफ द सेरेमनी। दूसरा जो है, हमारे जो सेना के बहादुरी है और जो उनके वैलर है, उनको सम्मान दिया जाता है और देशवासियों को दिखाया जाता है कि वो हर प्रकार से सुरक्षित है जब तक उनकी सेना जो है हर प्रकार से अपने बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी पे कायम है। फिर सेना के डिसिप्लिन के, सेना पे के मार्चिंग को दर्शाता है। फिर इससे देशवासियों को काफ़ी ज़्यादा जोश मिलता है, एनर्जी मिलती है, खास करके अपनी सेनाओं के इस दृश्य को देखकर। इससे पहले सेना की जो शक्ति है उसका तो रिपब्लिक डे परेड के माध्यम से दर्शाया जाता है, एयरफोर्स की शक्ति का, नेवी की शक्ति का, आर्मी का शक्ति का। और ये इसमें आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के बैंड्स हैं। 2016 के बाद में इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बैंड्स को भी जोड़ा गया और शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉटिश और ब्रिटिश ट्यून्स बजाई जाती थी। अभी 30 ट्यून्स बजाई जाती है, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी ट्यून्स को भी जोड़ा गया है। और सहगल साहब, अभी जब हम सुन रहे थे तो बॉलीवुड का जो गाना है जय हो, यानी बॉलीवुड की वो धुन भी अभी हमें सुनाई दी, देशभक्ति गानों की। जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश और स्कॉटिश ट्यून्स होती थी, लेकिन इसके बाद में आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तानी ट्यून्स को और हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स को भी जोड़ा गया और बड़े पैमाने पर अभी हिंदुस्तानी गाने गाए जाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों भी और जय हो भी। आर्मी अलग टाइप के गाने गाती है, नेवी अलग प्रकार की ट्यून्स, एयरफोर्स अलग प्रकार की ट्यून्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अलग टाइप। टोटल जो 30 ट्यून बजाई जाती है और सेरेमनी का एंड होता है अबाइड बाय मी, जो महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट ट्यून होती थी। और सहगल साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे कि ये बीटिंग द रिट्रीट गणतंत्र दिवस का समापन समारोह होता है, अगर ओवरऑल इस पूरे गणतंत्र दिवस को देखें शुरुआत से, तो क्या मैसेज इस बार के गणतंत्र दिवस से सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरी दुनिया को दिया गया है? देखो, दुनिया को दर्शाया गया कि हिंदुस्तान के हर प्रकार से सुरक्षित है, हमारी सेनाओं की बड़ी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बड़ा सफल हो रहा है। हमने एयरफोर्स अपने इस रिपब्लिक परेड में ऐसी चीज़ें दर्शाई जिनको पहली बार दर्शाया गया था, जिनसे साफ तौर पे दुनिया को दिखाया गया कि हिंदुस्तान जो है पीछे नहीं है, हिंदुस्तान शायद दुनिया में सबसे आगे है। हमारे आकाश तीर सिस्टम को, ब्रह्मोस को, कुछ ऐसे मिसाइल्स को दर्शाया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल जो पहली बार दुनिया को दिखाई गई। मेरे को भी नहीं पता था कि वास्तव में हिंदुस्तान ने, DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना रही है जो 12 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एक करती है और हमारे नेवी को इससे बहुत ज़्यादा से उछाल मिला है। इसी प्रकार हमारी एयरफोर्स ने नई चीज़ें दिखाई, हमारी आर्मी ने भैरव बटालियन दिखाए। फिर हमारे पहली बारी हमने कई प्रकार के एनिमल्स को दर्शाया जो हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पर हमारी फ़ौज को हर प्रकार से सहायता करते हैं। फिर हमने इस बारी जो है एयर शो होता है, जो आखिर में होता है एयर शो, दो बारी दर्शाया। पहले सिंदूर फॉर्मेशन दिखाई, इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि जो हमने कौन सी फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया और किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को के घुटने टिका दिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बड़े पैमाने पर हमारे देश की जो मिलिट्री की ताकत है, हमारे देश की जो कल्चर है, हमारे देश की जो हेरिटेज है और हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, उसको दर्शाया गया। इस फंक्शन में यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनके कौंसिल के प्रेसिडेंट दोनों मुख्य अतिथि थे। वास्तव में उन्होंने साफ तौर पे, उर्सुला ने साफ तौर पे कहा कि उनके लिए ये दिन जो है बड़ा याददाश्त रहेगा एज लॉन्ग एज शी लिव्स। उसके बाद ही अगले दिन जो है हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन का मदर ऑफ ऑल डील साइन हुआ, जो वास्तव में हमको दर्शाता है कि देश जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें कितना आपस में तालमेल हो गया है। और सहगल साहब, क्योंकि आप आर्मी से भी जुड़े रहे हुए हैं, तो अमूमन आर्मी का तो एक आम आदमी की नज़र से ये होता है कि युद्ध लड़ना
लेकिन उसमें बैंड, संगीत, इसकी जगह किस तरह से देखते हैं? ये तालमेल कैसे होता है संगीत का, बैंड का? इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? भी लोगों के जहन में होता है, क्योंकि अभी तीनों सेना के बैंड एक साथ तालमेल दिखा रहे हैं। तो कितना वक्त होता है इस तैयारी के लिए, बीटिंग द रिट्रीट के लिए? काफी से ज्यादा समय होता है। अगर आपको याद है, रिपब्लिक डे परेड जो 26, उससे पहले आर्मी डे परेड होती है, तो लगभग 15 जनवरी को ये सारे बैंड दिल्ली में आ जाते हैं और ये पहले अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो लगभग 2 से 3 हफ्ते ये प्रैक्टिस चलती है। वैसे तो हमारे बैंड जो है राउंड द ईयर, आर्मी अपने अपने बैंड्स को राउंड द ईयर ट्रेनिंग करती है, एयरफोर्स अपने बैंड्स को राउंड द ईयर, नेवी अपने को, और पुलिस वाले जो है राउंड द ईयर ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये जो आखिर में, ताकि तालमेल सही रहे, खास करके और बीटिंग द रिट्रीट के लिए, जिसमें सारा देश और दुनिया देख रही है, बड़े बड़े देशों के एम्बेसडर्स आए हुए हैं, उनको हम दर्शा रहे हैं कि हिंदुस्तान की डिसिप्लिन, हिंदुस्तान की मार्चिंग कैपेबिलिटी, हिंदुस्तान का म्यूज़िक, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें दर्शा रहे हो। इसमें किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको यकीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिहर्सल्स की जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम 15 से 20 दिन जो है तीनों सेनाएं और पुलिस वाले इकट्ठे एक जगह पर होकर उसकी कोऑर्डिनेशन करते हैं। फिर अगर आप देखो तो 27-28 को रिहर्सल्स होती है इसी जगह विजय चौक पे। तो 29 को फाइनल होता है कि 27-28 को बेसिकली जो होती है, पहले 2 दिन है कोऑर्डिनेशन की रिहर्सल हो रही है, ताकि हर मार्किंग की जाती है कि कैसे कैसे वो चलेंगे, कौन कौन सी फॉर्मेशन बनाएंगे, उनकी रिहर्सल है, ताकि फाइनल जो 29 तारीख की परेड है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। और ये वास्तव में दर्शाता है कि कितनी जल्दी और कितनी फुर्ती से हमारी सेनाओं में आपसी तालमेल, जो बहुत लाजमी है आज की लड़ाई के लिए, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, जॉइंटनेस बड़ा लाजमी है। किस तरीके से ये बिल्कुल सहगल साहब, युद्ध के मैदान में तो हम देखते ही हैं कि किस तरह से हमारी नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, एक कॉम्बिनेशन नजर आता है। तीनों मिलकर दुश्मनों के टूट पड़ते हैं। और वही कॉम्बिनेशन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें, तीनों बैंड में नजर आ रहा है, आर्मी का हो, नेवी का हो, और क्या क्या खासियत होती है सभी बैंड की? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये तीनों बैंड जो है सर्विसेज वाले सारी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे आर्मी के अंदर जो ट्रुप्स होते हैं, वो ट्रुप्स ही जो है उसी में से कुछ लोगों को चुना जाता है जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, उनको ट्रेन किया जाता है। वो दे बिकम हर एक यूनिट का अपना अपना बैंड। इसी माफिक एयरफोर्स में कोई स्पेशल पर्सनल नहीं होते, उसी के अंदर से चुना जाता है जिनको म्यूजिक में शौक है, उनको सारे साल ट्रेनिंग दी जाती है इन एडिशन टू द जॉब दैट दे आर मेंट टू डू। तो उनका काम है लड़ाई करना, या उनका काम टैंक चलाना, या उनका काम है हवाई जहाज चलाना या हवाई जहाज की मेंटेनेंस करना। उसके अलावा ये स्पेयर टाइम में ये करते हैं। इसी माफिक तीनों सेना करते हैं और पुलिस वाले भी। और जहाँ तक बीटिंग द रिट्रीट है, इस सेरेमनी से पहले 27-28 को तो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है विजय चौक के ऊपर ही, 29 को फाइनल होता है। लेकिन उससे पहले 15 से 20 दिन पहले दिल्ली में तीनों बैंड आ जाते हैं। आर्मी डे में 15 जनवरी को आर्मी बैंड होते हैं, इसी माफिक एयरफोर्स बैंड्स और नेवल बैंड्स और सेंट्रल आर्म पुलिस दूसरे बैंड भी आ जाते हैं। और ये शायद जो रिपब्लिक डे परेड ग्राउंड है वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। एनसीसी की रैली होती है, उसमें भी कुछ बैंड्स होते हैं। बड़ा अच्छा तालमेल हो जाता है। हालांकि सहगल साहब, मैं अभी जब बीटिंग द रिट्रीट की थोड़ा इतिहास पढ़ रहा हूँ, तो कहा जा रहा है कि ये जो ड्रम थे या बैंड तब बजाए जाते थे जब युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी या दिन में युद्ध रोक दिया जाता था। आज भी कोई रेलिवेंस होता है इन सब चीज़ों का? क्योंकि अब तो सब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। मॉडर्न टाइम युद्ध होता है, टेक्नोलॉजी से युद्ध होता है, ड्रोन से होता है। आजकल के माहौल में तो युद्ध बेसिकली ज़्यादातर युद्ध होता है रात के समय, फॉग के समय, बारिश के समय, जब मौसम खराब हो उसका फ़ायदा उठाने। आज के माहौल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको भुला दिया गया है जी। वास्तव में आज कोई बीटिंग द रिट्रीट वगैरह, इसमें रिट्रीट वगैरह नहीं साउंड किया जाता। अगर आपको याद होगा महाभारत के समय में भी ब्यूगल बजाया जाता था। जब ब्यूगल बजाया जाता था, दोनों सेना अपने अपने शिविर में वापस चली जाती थी। लेकिन वहाँ भी एज दी वॉर प्रोग्रेस टुवर्ड द 18th ऑफ डे, उधर भी इन सबका उल्लंघन किया गया और इनको नज़रअंदाज किया गया। ये 17th सेंचुरी इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ था। हिंदुस्तान में 1954 में क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप आए थे। उस दिन से बीटिंग द रिट्रीट विजय चौक पे स्टार्ट हुई है और ये परंपरा अभी भी चल रही है। और ये परंपरा कई कॉमनवेल्थ नेशन में हमारे
नेबरहुड पाकिस्तान में भी है, इस माफी के ब्यूटी जॉर्डन में भी है और कई देशों में भी है। ये एक किस्म से सेरेमनी रह गई है, लेकिन आज इसके युद्ध में इसका कोई मतलब नहीं है। फिर से सहगल साहब, क्योंकि तस्वीरें ये देखिए, तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीनों सेनाओं के बैंड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कदम से कदम मिलाते हुए, तालमेल मिलाते हुए एक संदेश पूरे देश को देते हुए कि आपकी सुरक्षा के लिए देश की तीनों सेनाएं तत्पर पर है। और किसी भी तरह से अगर पड़ोसी मुल्क या दुश्मनों ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये धुनें, यही मैसेज राष्ट्रपति भवन के सामने बीटिंग द रिट्रीट के जरिए देने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तस्वीरें विजय चौक से